नमस्कार, मैं शिवालिका, कृषि समृद्धि टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारत में किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है ताकि उनकी किसान बिल को लेकर जो भी मांगे हैं वो पूरी हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और (b) के अनुसार हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने लिए विरोध कर सके, अपनी बातों को लेकर खड़ा हो सके और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे है। और आज हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं कुछ किसान भाइयों के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है और आप हमें बताइए कि आप इस जो धरने पर बैठे हैं, आज बंद का आपने ऐलान किया है, क्या आपकी मांगे हैं किसानों की तरफ? मेरा नाम गुरप्रताप सिंह लक्की, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। पिछोकड़ मेरा पंजाब से है, पंजाब से हम लोग किसान हैं। आज भी हमारी जॉइंट फैमिली है, एक फैमिली हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, दूसरी हम किसान हैं पंजाब में। रही बात क्या मांग है, मांग तो अभी तुमको सब पता है कि जो इन्होंने काला कानून लाए हैं, हमारी मांग उसमें सिर्फ इतनी सी है कि आप उसमें एक चीज़ लिख दो कि उसका मूल्य सही प्राइस किसानों को मिलना चाहिए। आप बोल रहे हो मुँह से कि आपको हम देंगे, पर हम आपकी बात कैसे मांगे? आपने एक भी चीज़ जो बोले हैं, शायद मेरे ख्याल से आपके अकाउंट में 15 लाख आए हैं, मेरे तो नहीं आए हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छी से बोले थे और दावा ठोक के बोले थे। तो इसलिए मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि आपकी एक भी बात कोई पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम ये भी आप पे भरोसा नहीं कर सकते कि आप ये पूरी करोगे। इसलिए जो किसानों की मांग है, हम सबकी मांग है कि आप उसमें एक बिल ला दो। और पहली बात तो अभी किसानों का ये मुद्दा आ गया है कि लाओ नहीं, सिर्फ उसको निकाल दो, ख़त्म कर दो तीनों कानून। आज जो स्थिति दिल्ली में चल रही है उसमें यस और नो, दो ही वर्ड किसान पूछ रहे हैं, या यस या नो। तो हम चाहते हैं मोदी जी नो करे, मोदी जी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। अच्छा, और आपने जैसे कि कहा कि किसान बिल को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी किसानों की कई समस्याएं हुआ करती थी। हम पंजाब के किसानों की तो नहीं जानते, लेकिन हम महाराष्ट्र के किसानों के साथ काम करते आए हैं अब तक, उनकी समस्याएं कवर करते आए हैं। तो बिजली की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, ऐसी अनेक समस्याएं उनको थी। तो अब तक उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? आज सिर्फ किसान बिल पर क्यों आवाज़ उठाई जा रही है? समय पे देखो आवाज़ उठाए हैं उन्होंने, लेकिन आज जिस हिसाब से सोशल मीडिया का आप लोग का हमारे को साथ मिला है, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँची है। आपका चैनल ज़रूर महाराष्ट्र में आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन जिसको आज गोदी मीडिया बोलते हैं वो कहीं नहीं दिखता था, आज भी कम दिख रहा है। तो जो महाराष्ट्र के किसानों की आवाज़ थी, हम सब ने उनके साथ में रहे हैं, आवाज़ उठाई है। तकलीफ़ है, देखो एक बड़े दरवाजे को खटखटाना है तो उसको छोटे कंकर से नहीं उड़ा सकते, बड़ा ही कुछ करना पड़ेगा। वैसी आवाज़ जैसी आज पंजाब में उठी है, सिर्फ ये 13 दिन की आवाज़ नहीं है, आप इसके पीछे समझिए। एक जो जुल्म मोदी जी का चल रहा था, जब किसी भी सरकार का, पहली सरकारों का भी चल रहा था। अपन टिपिकल एक सरकार को लेके नहीं बोलते, हर पार्टी का जिन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, पहले जो भी था आज जो भी है, उसी के चलते एक पाप का अंत हो गया। जब पाप का अंत हुआ तो एक आवाज़ उठी पंजाब से, संगठन उठा। 60 दिन की मेहनत थी पंजाब में, ठंड के दिनों में रोड जाम, ट्रैफिक जाम, रेल बंद, हर चीज़ बंद, और इसको कोरोना के आड़ में सब चीज़ की गई है। तो ये जब गुबार उठा तो बड़ा भाई पंजाब बन के आगे निकला, उसका छोटा भाई हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब छोटे भाई साथ में मिले, आवाज़ उठाए। वो आवाज़ आज इतनी बुलंद हो चुकी है कि मेरे ख्याल से सरकार को माननी ही पड़ेगी ये आवाज़। जी, मतलब यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो मांगे किसान कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि या तो आप यस कर दीजिए या तो आप नो कर दीजिए। और सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई राजनीतिक पार्टियों ने कहें या फिर कई ऐसे लोगों ने इसे एक राजनीतिक खेल बना दिया, इसे धार्मिक खेल बना दिया, इसमें भी उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ऐसे मुद्दे उठाने लगे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजनीति को आप अगर दिल्ली में देख रहे होंगे, सबसे बहुत अच्छी चीज़ मेरे को जो वहाँ लगी, किसानों ने कोई भी राजनीतिक दल का, भले कार्यकर्ता है, भले एमएलए है, भले एमपी है, जो भी पद पे है, उसको अपनी स्टेज नहीं यूज़ करने दी। ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात पार्टियों की, देखो वो अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं, राजनीतिक आदमी का काम है राजनीति करना। पर मैं इस समय जो देख रहा हूँ कि किसान इतनी अच्छी सोच से चल रहे हैं कि वो राजनीति को साइड में रखते हुए, आपस में मतभेद साइड में रखते हुए एक मिशन लेके चल रहे हैं, और वो ज़रूर अपने मिशन पे कामयाब होंगे।
इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसान हो, हर कोई किसानों से जुड़ा है क्योंकि वो खाता है अनाज और उस अनाज को उगाता है किसान। तो यहाँ पर हमारे कुछ भाई यहाँ पर उपस्थित हैं जो किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस बात के लिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर हमें बताइए कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे किसानों को किस बात के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम फैज़ान अहमद ख़ान है और हम सब टीम ताज का लंगर से आए हैं और यहाँ पे जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं आंदोलन में, उनको समर्थन में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मिट नहीं सकता कभी दामन तारीख से दाग, मिट नहीं सकता कभी दामन तारीख से दाग, खून मज़लूम कभी रायगा होता ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट है, ये अनपढ़ और जाहिल लोगों की गवर्नमेंट है। इनके मिनिस्टर्स के आप लोग ने भी पहले बयान सुने होंगे कि इनको प्याज के रेट के बारे में पूछो तो ये कहते हैं हम प्याज नहीं खाते। रफ़ाल मुद्दे की जब बात हो तो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आके बात कर रहे थे, जबकि वो उसके मंत्रालय का काम नहीं है। अभी किसानों की जब भी मीटिंग हो रही है तो देखो रेलवे मंत्री वहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर नज़र आ रहा है, होम मिनिस्टर नज़र आ रहा है, जबकि मेन वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सामने हर बार फ्रंट में आना चाहिए। तो उनके स्टेट्स, उनके जितने भी लगे हुए स्टेट्स है, चाहे वो हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के हो, वो वहाँ के मिनिस्टर सामने आ रहे हैं। लेकिन इनके जो, क्योंकि इन लोगों ने पोर्टफोलियोज़ ऐसे लोगों को देखे रखे जो काबिल नहीं है, और ये खुद जो है वो खुद अपने आईएएस और आईपीएस जो इनके सेक्रेटरी होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे करके पास होते हैं, तो ये खुद उनसे सलाह लेते हैं कि मेरे को मीडिया पे क्या बोलना है। तो पहले तो हम इन जाहिलों से मुखातिब ही नहीं है, हम मुखातिब है जो इनके आका ऊपर में बैठे हैं, जो चड्डीधारी है, हम उनसे मुखातिब है कि ये किसान जो 10-12 दिनों से आंदोलन में बैठे हुए, ये अगर इनको एक्टिंग करना रहता तो ये 3-4 दिन में इनकी कमर टूट जाती। क्योंकि दिल्ली की सर्दी सबको पता है, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी नहीं है कि अच्छे से वहाँ पे बाथरूम जा सके, वहाँ पे लेडीज़ है, बच्चे हैं। और अभी मगर अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं, खाने पीने की, सैनिटाइजेशन की। अभी ये चीज़ें पढ़ने में आ रही हैं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ साथ और 14 अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो किसानों के सपोर्ट में आ चुकी है, इस भारत बंद के सपोर्ट में आ चुकी है। वो भी चाहती हैं कि किसान बिल का विरोध किया जाए। नहीं तो आम आदमी पार्टी या कोई भी अपोजिशन पार्टी, अगर वो वहाँ पे सत्ता में है या सत्ता में नहीं, अगर इन्होंने सपोर्ट किया तो इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। इनको वोट हम लोग हमारी सेवा के लिए देते हैं, क्योंकि ये हमारे सेवक है, ये हमारे मालक नहीं है, ओनर नहीं है ये हमारे। तो इन्होंने किए, तो इन्होंने गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने में एक अपना योगदान दिए, ये इन्होंने कोई एहसान नहीं किए। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो इन लोगों का आदत है कि 8 नवंबर 2016 में रात को 12 बजे नोटबंदी कर देना, अचानक 30 जुलाई को 2017 में जीएसटी लॉन्च कर देना, सीएए को और एनपीआर को अचानक लॉन्च कर देना, और ये बिल को पास करने से पहले इन लोगों ने ना सिलेक्ट कमेटी में भेजा, ना अपोजिशन पार्टी से डिस्कशन किया, और न किसानों की जो यूनियन होती है उनसे भी डिस्कशन नहीं किया कि हम एक ऐसा बिल लाना चाह रहे हैं ये आपके फ़ायदे के लिए, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करना चाह रही है। तो इनकी ये गलत सोच है कि कैपिटलिस्ट के हाथ में, भले बाज़ाहिर तो ऐसा नज़र आएगा कि ये देश कैपिटलिस्ट के हाथ में चला गया है, लेकिन ये खुद अपने जवाल को दावत दे रहे। मतलब क्या कहेंगे भाई उसको, कि अपने जो उतार चढ़ाव होती है खुद अपने गिरावे को और ज़्यादा वो अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जुल्म करेंगे फिर उतना ज़्यादा उनसे हिसाब लिया जाएगा संविधान के दायरे में। और फिर ये वाकई में ये हम जो है वो पैगम्बर मोहम्मद के रूहानी बच्चे, यहाँ पे गरीब नवाज के, हम जहाँ पे अजमेर शरीफ में सूफ़ी श्राइन है, हम उनके रूहानी बच्चे, और हमारा काम है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। जी बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ आपके ही धर्म की बात नहीं है, इस दुनिया के सारे धर्म ये कहते हैं कि आप पर अगर जुल्म हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी ही है। अगर आप जुल्म पर आवाज़ नहीं उठाते तो आप एक मृतक के समान है, एक मरे हुए, सिर्फ आप देह हैं, आपके अंदर जान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है कि ये कानून को आप सीधी तरह से मानकर वापस ले लीजिए, और अगर आप नहीं लेते तो फिर जारी रखिए इस जंग को, हम भी देखेंगे फिर आप भी देखेंगे। क्योंकि वाकई में जो किसान की उगाई हुई रोटी खाता है वो नमक हलाली कर रहा है, और जो किसान के हाथ की रोटी खा के भी उनका साथ नहीं दे रहा तो वो नमक हराम है, वो नमक हरामी कर रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा जी। और इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई जा रही है कि किसानों के लिए वाकई एक अच्छी चीज़ है जिससे उनका प्रोग्रेस होगा। तो आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि सच में किसानों की प्रोग्रेस होगी उससे? देखिए, ज़्यादा बड़ा तो मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं करना चाहता,
लेकिन एक बात सिंपल, वो समझदार होते तो कर भी लेता उनके साथ में, लेकिन एक सिंपल बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपने जो क्वेश्चन किया उसके लिए, कि जब कोई बंदा अगर ये कह रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नाम की कोई चीज़ है ना। अगर किसान चाहते हैं कि आपको भले ही किसानों का उसमें भला दिख रहा है, लेकिन किसान उसे नहीं चाहते, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपका काम है ना आप पीछे हट जाए। दरअसल बीजेपी की एक पॉलिसी जो सबसे गंदी है, मुझे जो सबसे गंदी चीज़ लगती है, बीजेपी एक प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि विरोध होने पर वो कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी पहले बिल आती है, फिर एक्ट बनता है, तो उस पर जब उसका विरोध होता है तो बीजेपी विरोध जो पहले किया जाता था तो विरोधियों की बात को सुनती थी, गवर्नमेंट जो है वो सुनती थी, समझती थी कि ये विरोध क्यों किया जा रहा है, हमसे गलती कहाँ हुई है। लेकिन अब बीजेपी जो करने लगी है वो विरोधियों का विरोध करने लगी है। वो अपने विरोध को देख करके एनालाइज नहीं करती कि मुझसे गलती कहाँ हुई है, बल्कि वो क्या करती है, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, पहले ज़माने में जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड वाइड, वो अपने दरबार के अंदर कुत्ते पाला करते थे। हाँ, और कोई राजा महाराजा की अगर कोई बुराई कर दे तो वो दरबार के कुत्तों को जो है वो बुराई करने वाले पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज के तारीख में क्या हुआ है, आज वक्त बदल गया, डिजिटल हो गया, तो अब राजा महाराजाओं की तरह इन लोगों ने वो कुत्तों की जगह बदल दी है। वो कुत्तों की जगह आज मीडिया को पाला जा रहा है और मीडिया वो कुत्तों का काम कर रही है। और क्योंकि जब ये विरोध पे हम लोग उतरे, पूरे देश का किसान उतरा, तो ये विरोधियों का, देखिए अच्छी मीडिया भी, आप नर्वस मत होइए, मैं बुरी मीडिया के लिए ये बात कह रहा हूँ। जो यहाँ मौजूद है वो तो गैरतमंद मीडिया है, जो यहाँ इज़्ज़तदार मीडिया है, जो वही यहाँ पे आ सका। जो बेइज्जत, जलील और बिल्कुल दुश्वार, नागवार, जलीलो ख़ार वो लोग जो थे वो यहाँ पे आ भी नहीं सकते। तो देखिए ये आज वैसा ही हो रहा है कि विरोध किया जा रहा है तो वो विरोधियों का विरोध किया जा रहा है। तो विरोध की क्यों किया जा रहा है उस बात पर मंथन होना चाहिए, उस बात को देखना चाहिए। इस बिल में एक जो बात है जो सबसे पहले आग की तरह लगी किसानों के दिल में, जब किसान अनाज उगाता है तो 3 मंडियों में बेचता है। एक तो उसे लोकल मंडी जो होती है, अगर उसका कम क्वांटिटी प्रोडक्ट है तो वो लोकल मंडी में बेचता है। लोकल मंडी में अगर उसको प्रोडक्शन ज़्यादा है और थोड़ा यानी ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड कर सकता है तो वो बड़ी मंडी में जाता है, कलमना वगैरह जैसी मंडी में। वहाँ पे कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो अपना एजेंट लेके 6% 8% लेकर के वो सेल आउट करते हैं उनका किसानों का। उसके अंदर में भी कभी कभी फ्लड हो जाता है कि वो जितने भी जो बीडिंग जब होती है, ऑक्शन जब होता है, तो वहाँ लोग अपनी एक साठगांठ कर लेते हैं कि हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ पे ये काम होता है, तो वहाँ पे भी किसान फंस जाता है कभी कभी। उसके बाद में फिर ये भी होता है कि जो एजेंट के पास उन्होंने लगाया, कभी कभी वो ख़राब नीयत का अगर एजेंट हो तो किसानों से एक यानी कस्टमर नहीं है बोल के वही रख लेता है, कम दामों में सस्ते में ले लेता है, 15 रुपये किलो ले लेता है, दूसरे दिन 20 रुपये किलो बेच डालता है। ये भी एक होता है। लेकिन दलाली सिस्टम तो हटाना ही चाह रही है मोस्टली, लेकिन मोस्टली जो है वो ये छोटा दलाली सिस्टम लाकर ये छोटा करप्शन हटा करके बड़ा करप्शन लाना चाहती है गवर्नमेंट। प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो फिर ये जो सिस्टम होता है, इसके बाद में जो तीसरा सिस्टम होता है कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन कॉरपोरेट्स की नज़रों में वो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बन चुका है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी किसान को अगर लोकल मार्केट में उसका प्राइस नहीं मिला, आड़तिया के पास में जैसे कमीशन एजेंट्स के पास में उसका प्राइस नहीं मिला, तो उसके बाद में उसका तीसरा ऑप्शन रहता है कि जो सपोर्ट प्राइस डिसाइडेड हो तो वो सपोर्ट प्राइस पे वो गवर्नमेंट के वेयर हाउस में रखवा देता है और अपना सपोर्ट प्राइस ले लेता है। लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे कॉरपोरेट ने ये बना दिया कि मिनिमम 15 रुपये किलो मीन्स मिनिमम, उसे आप वो किसान को 20 रुपये किलो बिक सकता है तो आपको वो बेच करके पैसे देना है। लेकिन कॉरपोरेट्स ने उसे ही मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस उसे बनाकर उसके ऊपर शायद ही कोई किसान को पैसा मिलता हो। बहुत ही कम किसान है जिसे मिनिमम MSP के ऊपर पैसा मिलता है, और ये एक प्रॉब्लम है। और ऐसी तो कई सारी प्रॉब्लम्स है। और अभी देखिए किसान उतरा है, मैं जितने भी आपके जितने भी व्यूवर्स हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी बात समझिए आप। अभी किसान उतरा है, आपने 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपये में आप खरीद रहे हो ना। निजीकरण का क्या मतलब होता है बताने की अब ज़रूरत नहीं है, आपके सामने एग्जाम्पल है। निजीकरण ये चीज़ होती है। 5 रुपये का आपका जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो आज आप 20 रुपये पे लेने के लिए मजबूर है। जिस तरह जियो आया था ना शुरू में, वो उन्होंने फ्री दिया। निजीकरण ये भी एक चीज़ होती है कि आज BSNL नाम की कोई चीज़ नहीं बची। हाँ, BSNL का फुल फॉर्म बन चुका है भाई साहब नहीं लगता।
हाँ, तो वो उसी तरह कैसे है कि जिस तरह BSNL डूब चुका है, लेकिन जियो देखिए अभी लास्ट 3-4 सालों में आया और इतना फॉर्म में आ काफी बड़ा नाम उन्होंने बनाया। काफ़ी बड़ा नाम बन चुका है। और ये जियो की तरह उन्होंने शुरू में फ्री में दिया, लेकिन एक बात है ना कि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना उसकी कीमत उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ती जी, है। उसके पीछे एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम मान सकते हैं कि पहले उन्होंने लोगों को बुलाया, बोला आप जितना खा सकते हैं खाइए, फ्री में है सब। उसके बाद जितना खिला सकते हैं खिलाया, उसके बाद उन्होंने टॉयलेट पे लगा दिया टैक्स कि अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आप इतने पैसे पे कीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं। ये तो हो गई किसान बिल की बात। और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक नेताओं ने कहें या फिर कुछ लोगों ने, जिनको हम आम भाषा में यही कहेंगे, उन्होंने इसको धर्म का खेल बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का खेल बना दिया, इसको उन्होंने राजनीतिक खेल बना के रख दिया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका मज़हब क्या है, तो मैंने कहा इंसानियत। तो आगे वाला कहने लगा यार भारतीय लगते हो। तो आज ये भी भारत का जो है ना, भारत के अंदर में आज इंसानियत ज़िंदा है। और ये जो है ना, ये जितने लोग ये धर्म का खेल खेलने वाले, इन्हें तो मैं मानता हूँ, आप चावल के अंदर में कंकर नहीं आते थे क्या, बस ये कंकर बराबर बचे हुए हैं। और अब तो चावल भी फ़िल्टर आने लगे, अब उसमें भी कंकर नहीं आते हैं, हाँ पॉलिश होने लगे। तो ये भी जल्दी ये भी हट जाएगा जब आप जैसे युवा आगे आएंगे, जब पत्रकारिता जर्नलिज़म जो है वो वाकई इंसानियत की यानी वाकई देश के लिए होने लगेंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन के जब काम करने लगेंगी, तो ये जो धर्म का खेल खेलने वाले हैं, जो अभी यूपी में लव जिहाद का जो कानून पास हुआ है, ये कितनी सारी मर्जी से हो रही शादी को रुका दिया गया, हाँ इंटरकास्ट मैरिज को रुका दिया गया। ये मीन्स कैसे कि वो सारी चीज़ें जो है, अब आपने क्या किया है, हमने देखिए गलती तो मैं मानता हूँ अपनी ही है, अपनी यानी देश की जनता की है। हमने जिनको मंदिर में मठ में पंडित और पुजारी बना के बिठाना था, हमने उनको CM बना दिया। हाँ, तो ये गलती हमारी है ना। जो बंदा हिमालय की चोटियों पे एकांतवास के लिए गया था, उसे उठा के PM बना दिया। जो बंदे पे तड़ी पार था जो बंदा, उसे उठा के होम मिनिस्टर बना दिया। पूरी पुलिस प्रशासन उसके हाथ में दे दी। तो हम तो ये भुगतेंगे ही ना। लेकिन ये ज़्यादा जुल्म की उम्र ज़्यादा नहीं होती। देखिए चंगेज़ खान नाम का भी एक था, पता है ना, सभी को पता है चंगेज़ खान कितने साल रहा। चंगेज़ खान का देखिए आप कितना भी चला लो, 10 साल 20 साल 50 साल, लेकिन आने वाली नस्लें उसको बुरा बोलती ही है। जो जालिम है, आज इतिहास लिखा जा रहा है, ये वीडियो भी हमेशा ज़िंदा रहेंगी ना, हाँ ये लिंक ज़िंदा रहेंगी। ये इंटरनेट का ज़माना है अभी, तो ये कैसे, ये जितना भी जुल्म करेंगे, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो आज यही इनकलाब का नारा यहाँ पर बुलंद किया गया। और जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आज हम किसान बिल के बारे में जागृत हैं और हम आगे आए हैं, लेकिन इसके पहले भी किसानों की कई समस्याएं थी। बाज़ार के मतलब बाज़ार से संबंधित ले लीजिए, या फिर पानी उनको व्यवस्थित प्रदान नहीं किया जाता था, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी, तो वो भी तो काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। आज सिर्फ ये किसान बिल के ऊपर ही आकर क्यों हम आगे आए हैं? अब तक हम आगे क्यों नहीं आ पाए? देखिए अब तक आज ये मूवमेंट का शक्ल ले चुका है। ये जो इनकलाब जो है ना, एक्चुअली ये कैसे हुआ है कि एक बंदा ऑक्सीजन पे जी रहा था, वो बंदा है किसान, और आपने उसका ऑक्सीजन पाइप भी खींच लिया। जब तक वो ऑक्सीजन पे जी रहा था तो हम लोग थोड़ा सा ये थे कि नहीं जान आ जाएंगी। लेकिन आज क्या हुआ है, आज ये जो किसान बिल जो एक्ट बना करके उसका जो ऑक्सीजन पाइप भी खींच लिया गया है। तो अब ये क्या हुआ है, ये ऐसा वक्त आ चुका है कि अगर अब भी ना बोले तो हम किस बात के ज़िंदा है। हाँ, हम वही है ना, भगत सिंह के फॉलोवर है ना, हम अशफाकुल्लाह खान के फॉलोवर है ना। हाँ, तो हम लोगों को तो देखिए ये भारत है, इन्होंने 150 साल लगे, अंग्रेज़ों के पास में बंदूकें थी, लाठियाँ थी, सब था, फोर्स थी, लेकिन हमने उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलकर हकाला है। हाँ, तो ये जितने भी जालिम हो, जितने भी पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से भी लड़ ही लेंगे। ये कॉरपोरेट इनके बेटों की इतना जो है मीन्स ऐसा 60,000 टाइम कैसे सैलरी यानी कैसे इनकम ग्रोथ होती है, ये सारी चीज़ें हैं ना, अब पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दिख नहीं रहा है। और ये भारतवासी जो है ना पूरे जगेंगे, एक साथ जगेंगे। मुझे उम्मीद है वक्त लगेगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल वक्त लगेगा, लेकिन एक बार जगेंगे, धर्म
जात पात, ये मंदिर मस्जिद, ये सारे झगड़ों से ऊपर उठ कर के सोचेंगे और सोच करके देश के लिए, इंसानियत के लिए लड़ने के लिए खड़े होंगे। संतोषी जैसी बच्ची जो भूख से मर गई झारखंड में, उसके लिए खड़े होंगे। ये संतोषी जैसी बच्ची झारखंड में भूख से मर रही है और हमारे यहाँ हो रहा क्या है, 3000 करोड़ की मूर्ति बन रही है, 4000 करोड़ कुंभ मेले पे खर्च हो रहा है। हाँ, और हो रहा ये भी है कि जो हमारे यहाँ अनाज किसान 6 महीने साल भर की मेहनत से उगाता है, तो वो अनाज को हम ले जा कर के ऐसे ख़राब वेयर हाउस में डाल रहे हैं कि वो अनाज सड़ जाता है। आप देखिए ना कितना अनाज सड़ा है पिछले सालों में। तो हम 3000 मूर्तियों पे खर्च करना हमारी समझदारी है, या हमें वो 3000 करोड़ में भगत सिंह के नाम पर अगर हम बड़े बड़े वेयर हाउस बना ले पूरे इंडिया भर में और वो बचा ले, हाँ, तो ये कैसे है? आप सोचते क्यों नहीं? अगर आप जाहिल हो, गवर्नमेंट जाहिल है, अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, तो माने और हटे ना, तख्त खाली करो। समझदार युवा आज जिंदा है, देश के सबसे समझदार, यानी पूरे दुनिया के सबसे युवा देश है ना हमारा देश। खड़े होंगे, फिर से इनकलाब लाएंगे, और इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। बस ऐसे है कि कोई भी चीज़, ये स्लो पॉइजन था। लोगों को पहले धर्म का नशा दिया गया और धर्म का नशा दे करके उनसे सब कुछ छीन लिया गया। तो अभी भी कुछ लोग हमारे भाई धर्म के नशे में, ये हिंदू मुस्लिम ये सब झगड़े लड़ाई करते रहते हैं। तो अभी भी उनका थोड़े दिन में इनका भी धर्म का नशा ख़त्म होगा। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो कुछ दिनों पहले भक्त हुआ करते थे, आज विरोधी भी है उनके। तो जी, एक पार्टी को लेकर आपके ऐसे विचार हैं, लेकिन इसके पहले भी, मतलब मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को अपोज कर रही हूँ। मेरा काम है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम है कि सच्चाई हम दिखाएं, किसी सत्ता के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागे। तो इसके पहले भी तो ऐसे काम नहीं किए गए, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एकदम से जब लोग जागृत हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि अभी तक तो किसान तो ऑक्सीजन पे ही था, कितने लोग मर चुके हैं। सिर्फ किसानों की बात नहीं है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। नहीं, फिलहाल ये किसान का प्रोटेस्ट है, हाँ, वो तो देखिए आप। लेकिन फिर भी ऐसे काल में भी किसान ने अपना 100% देखिए। और अगर एक ही फील्ड अगर इंडिया में ग्रोथ कर रही है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर 0.2% से ग्रोथ है इंडिया में अभी, पता है ना आपको। बाकी सारे सेक्टर, हाँ, काफ़ी कम है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर, ऑटो सेक्टर या बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, वो सारे डाउन में है। और एक ही सेक्टर प्लस में है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो किसानों ने अपनी मेहनत की है, और वो आज की तारीख में देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे इतने हैं कि आप मुझे अगर कभी अपने चैनल पर बुलाओगे तो मैं काफ़ी सारी डिटेल आपके साथ रख सकता हूँ। लेकिन अभी जितनी बात, अगर हम किसान प्रोटेस्ट में आए हैं, तो मैं किसान प्रोटेस्ट के ताल्लुक से ये बात कहना चाहता हूँ कि किसानों का जो मामला है आज की तारीख में, देखिए कैसे है कि किसान अगर किसी को अगर समझ लीजिए खांसी है और कैंसर भी है, तो उससे पहले कैंसर का इलाज करना होगा ना। हाँ, तो वैसे ही बेरोजगारी है, सारी चीज़ें हैं, धर्म के दंगे फसाद झगड़े सब है, लेकिन ये जो किसानों का मामला है ना, ये कैंसर की तरह काम कर रहा है। तो हमें पहले कैंसर का इलाज करना है, तो हम ये इलाज करके वो भी सारी चीज़ें, देखिए युवा थोड़ा थोड़ा करके जागरूक होगा। और एक तो हल है कि जब आपने अभी आम आदमी पार्टी का नाम लिया, मैं किसी पार्टी का मैं भी समर्थक नहीं हूँ, कांग्रेस की भी नीतियों से वो हूँ। और मैंने तो अपने फेसबुक स्टेटस पे कल ही एक मैसेज डाला था कि देश के युवाओं ने, देश की जनता ने जो मेहनत की, कड़ी तपस्या की, तो यहाँ की जो नीतियाँ है, हमारे गवर्नमेंट की जो नीतियाँ है, इन नीतियों की वजह से हमारा देश सिंगापुर नहीं बन सका, हमारा देश दुबई नहीं बन सका। दुबई 50 साल पहले एक रेगिस्तान खंडर हुआ करता था, आपको पता है 50 सालों में उन्होंने क्या कर लिया। और उसके और 20 साल पहले खंडर हुआ करता था। सिंगापुर को आप देखोगे, बैंकॉक को आप देखोगे, तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे देश में जो विकास होना चाहिए था, आप इतने धूप में खड़े रह के पत्रकारिता कर रही हो, हर बंदा इतने धूप में खड़े रह के ऑटो चला रहा है, हर बंदा अपना 100% दे रहा है। अगर कोई 100% नहीं दे रहा है तो वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के 100% वो, आप कितनी भी मेहनत कर लो ना, आप अपनी मेहनत कर लोगे और वो डिसाइड आपके लिए गवर्नमेंट करेंगी कि आपको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ों की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। बाकी तरफ क्या हुआ, लोग भी मेहनती थे, इवन लोग मेहनती भी नहीं थे। उन्होंने तो, दुबई ने तो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोगों को बुला बुलाकर, अफ्रीका से लोगों को बुला बुलाकर उनसे मेहनत ली और अपने देश को डेवलप किया, हाँ, अपने एरिया को डेवलप किया। लेकिन हमारे यहाँ तो मेहनत है, हमारे यहाँ मजदूरी में, हमारे यहाँ गड्ढा खोदने में, हमारे यहाँ यानी हर मेहनत कश काम पूरे इंसान मेहनती है। हाँ, हर इंसान मेहनती है। आप मेहनत कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है। हमें तो कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला ना। उन्हें काला कानून संसद में बनाने के लिए वो सैलरी लेते हैं। हम तो यहाँ फ्री में आकर के अपने काम धंधे छोड़ करके यहाँ आकर के, क्योंकि देखिए हम रहे ना रहे, देश बचना चाहिए।
जी देखिए, सबका यही कहना है कि किसानों की आवाज़ जो उठ रही है, धर्म के खेल से, राजनीति के खेल से उठकर पहले वो किसानों की आवाज़ सुने और उनकी मांगें पूरी करें। यहाँ पर हमारे साथ एक और नागरिक मौजूद हैं जो इस भारत बंद को लेकर अपने विचार रखना चाहेंगे। सर्वप्रथम देश के सभी किसानों को आज जो इस काले कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे, उनके उत्साहवर्धन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। मैं बहुजन समाज पार्टी उत्तर नागपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ राजेश खांडेकर। हमारे पार्टी प्रमुख की ओर से हमें जो आदेश दिया गया था, उस वजह से हम आज इस समर्थन में शामिल हैं। साथियों, आज देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शायद ये विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जा सकता है, जिसे किसानों ने शुरू किया और इसमें अभी आम जनता भी साथ में हो ली है। तो इस विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलन में इन किसानों की व्यथा देखकर हम बहुत तकलीफ़ में है और इस मुसीबत के दौर, जो देश इस मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, उस उपलक्ष्य में मैंने अपनी दो पंक्तियाँ बनाई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुसीबत, मेरी इस रचना का शीर्षक ही मुसीबत है। देश मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो कहना ये चाहूँगा कि मुसीबत तो आती है जाने के लिए, जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए और थोड़ी उमंगें जगाने के लिए। और इसी क्रम में हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं जो आज के प्रोटेस्ट के बारे में, आज के बंद के बारे में हमारे साथ उनके विचार शेयर करेंगे। हाँ जी, मैं भारत पुत्र सुखविंदर सिंह, मैं अपनी जो भी बातें व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बहुत पुराना, हम लोग कभी स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मैं भी दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मोदी जी बड़े रहे वहाँ पे, मंत्री रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो उनको मैं एक बचपन का एक गीत याद दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया ने तो देशों को जीता है, गा के ही सुना देता हूँ। दुनिया ने तो देशों को जीता है, हमने तो दिलों को जीता है। तुझे सारी दुनिया मान गई, तुझे सारी दुनिया मान गई, यह बात मैं फिर दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि पता नहीं मोदी जी इतने अच्छे इंसान होके, जिन्होंने बचपन से बड़ी 24-24 घंटे मेहनत करके हमारे देश को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3 बिल इन्होंने कौन से घंटे में यानी बनाए थे। शायद हो सकता है उस समय इन्हें नींद ज़्यादा आ गई हो, क्योंकि इस बिल में मुझे कहीं किसी का फ़ायदा नहीं दिख रहा, बिना सोचे समझे। क्योंकि होता है बंदा कभी बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत कर लेता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। मेडिसिन लाइफ में बोलते हैं कि भाई बंदा डिप्रेस्ड हो गया, हो सकता है शायद डिप्रेस्ड में ये काम हो गया हो। तो कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, इसको बदल सकते हैं। पर इस चीज़ को हम एक अड़ के, या फिर हम बोले कि भाई हिटलर, क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत अच्छी बात है, हिटलर का ही नरसंहार कर चुका है। तो आज अगर हम मोदी जी को भी हिटलर की तुलना करें तो मेरे ख्याल से हमारे लिए शर्मनाक बात होगी, क्योंकि चुना हुआ हमने है उनको। तो कहने का मतलब मैं यही चाहता हूँ कि सम्राट अशोक, पहले चंड अशोक कहा जाता था, उतने क्रूर थे, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल बदली और सम्राट अशोक बने। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। 3 ये जो काले कानून हुए हैं उनको आप फिर से बदल सकते हो, हम आपसे कोई इसमें आपकी नाक नीची नहीं हो जाएगी। और रही बात ये सोच की कि इसमें फ़ायदा क्या होगा। आज एक मैदे की रोटी माँ अगर बना के, पूरी बना के, छोले भटूरे बचपन में हम बहुत खाते थे, माँ छोले भटूरे अगर मैदे की बना के हमको देते हैं, वो छोले भटूरे घर के 2 रुपये के पड़ते हैं, क्योंकि माँ बना रही है, एक घर का किसान बना रहा है। और वही चीज़ अगर मैं जाकर बिस्किट पार्ले जी का ख़रीदूँगा तो मुझे 5 रुपये 6 रुपये का पड़ेगा, उसमें उतना पोषक तत्व भी नहीं रहेंगे। कहने का मतलब आज अगर हमारा सही तरीके का अनाज जो मिल रहा है सीधे मंडी से, उसे पॉलिश करके जैसे भी मिल रहा है, उसमें जो भी हमें जो एक कॉस्ट मिल रही है वो बहुत कम है। और वही जाके जब अडानी जी जैसे ब्रांड के पास आएगा, अंबानी जी जैसे ब्रांड के पास आएगा, तो मेरे ख्याल से आज जैसे हम एप्पल फ़ोन लेना चाहते हैं,
और एप्पल की कीमत 60,000 1 लाख है, और वही चीज़ अगर हम एक आम फ़ोन में लेते हैं फंक्शन वही रहते हैं, पर उसकी कीमत सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये होती है। कहने का मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना कानून वापस ले, और जो भी मेरे जो पूंजीपति लोग बैठे हुए हैं जो आतंकवादी कह देते हैं लोगों को, आतंकवादी, तो मैंने कई कंगना रनावत और कैसे कैसे लोगों को सुना है मैंने, तो ये आतंकवादी, पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि आतंकवादी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैंने अभी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह पिक्चर आई थी 23 मार्च, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप आतंकवादी की डेफिनेशन देखना चाहते हो ना, तो शहीद भगत सिंह एक बार फिर से देखो, क्योंकि अंग्रेज़ों के नज़र में भगत सिंह भी आतंकवादी ही था, समझे। और कभी भी कोई अपने देश के लिए, राजगुरु, जयदेव, जो भी थे हमारे राम कुमार बिस्मिल, वो सारे उनकी नज़र में आतंकवादी थे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर देश के साथ अगर कोई खड़ा रहे और आप जैसे लोग बिना सोचे समझे आतंकवादी कह दे, तो भाई मेरे ख्याल से हमारी पूरी आवाम क्या, पूरा हिंदुस्तान आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादी बनने में कोई गलती नहीं है फिर, क्योंकि उनका हक मारा जा रहा है, और हक सबका, जीने का हक कुदरत ने दिया है, आप लोगों को वापस रखना चाहिए। एक छोटी सी आपको एक शायरी बता देता हूँ कि सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम कुमार बिस्मिल की थी, जो कि है, वो भले जो भी कोई जात धर्म नहीं, ये हमारे देश के लिए डोनेट, हाँ हाँ, तो जो भी डेलीटेट किया हुआ है वही मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें समझना चाहिए, हमारी आवाम को भी समझना चाहिए। और ये समझ लो कभी भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो पूरे हिंदुस्तान को एक दिन के लिए, देखो 3 महीने जब तुम्हें कोरोना ने अंदर बैठा दिया भाई, एक दिन कम से कम तुम कोरोना को बता दो कि हम अपने लिए भी बैठ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक दिन के लिए सब लोगों को कम से कम रखना चाहिए, जिससे दिल्ली को भी पता चल जाए, इनकी बैंक बैलेंस को भी, बैंकों को भी समझ में आ जाए कि आज कोई लेन देन नहीं हुआ, और उसमें क्या आरबीआई को नुकसान होता है तो इन्हें पता चले। क्योंकि आज अगर आप इस तरह चलते रहोगे ना, तो एक दिन वही चीज़ हो जाएगी कि मुर्गा कटता जाता है, जहाँ हाथ गया एक मुर्गे को पकड़ा, उसको कट गया, फिर दूसरे सोचते चलो यार हम दाने ही खाते रहते, ये कटा है तो क्या हुआ, फिर एक दिन उसका भी नंबर आता। कहने का मतलब ये है सब एक हो, इस चीज़ को समझो कि क्या चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यही कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आप अपने जो बच्चों को खाना खिला रहे हो, आज 100 रुपये में हो रहा है, उस चीज़ का कॉस्ट कम से कम 1000 हो जाएगा। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं सब अपने देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जाकर मोदी जी को समझाना है, छोटे मोटे इंसान को नहीं समझाना, प्रधानमंत्री को समझाना है। तो एक आदमी की आवाज़ नहीं पहुँचती, तो जितने हमारे ग्रुप बनेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि भाई देखो मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितना खर्चा करता हूँ मैं जानता हूँ। मोदी जी ने तो पता नहीं शादी भी की थी यशोदा बहन से, और जो भी है XYZ, डीप में तो मैं नहीं जाता, पर शायद उनको नहीं पता है कि एक आम इंसान का खर्चा कितना होता है। तो कहने का मतलब उन्हें ये चीज़ भी पढ़ाई करनी चाहिए, जहाँ ऐसे कानून बिल निकाले हैं वहाँ पे ये भी सोचना चाहिए कि एक आम आदमी जो अपने बीवी बच्चे और माँ बाप भी साथ में पालता है तो उसका कितना खर्चा होता है, उस हिसाब से कोई भी बिल पास करे। और ऐसी जहाँ से पढ़ाई पढ़ के आए हैं ये, कि जो NRC निकला तो मुसलमानों के समझ में नहीं आया, GST निकला तो व्यापारियों के समझ में नहीं आया, आज ये अपना कृषि विरोधी बिल निकला है वो हम किसानों के समझ में नहीं आया। तो भाई साहब के मुद्दे से तो ऐसा है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई में तो ऐसा है कि जो जाहिल रहता है, जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है और जो जाहिल रहता है, वो अपने यहाँ भारत देश में वो चुनाव लड़ता है। सबसे पहले पॉइंट की बात तो ये है कि अपने यहाँ जो सबसे बड़ा जाहिल और सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है वो चुनाव लड़ता है। अपने यहाँ पे सबसे मेन तो एजुकेटेड ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है ना। आज जितने भी राजनेता बैठे हैं किसी के पास में एजुकेशन नहीं है, किसी के बोले तो यानी 50% भी नहीं है। 70% लोग जो है ना, 70% जो राजनेता है वो जाहिल है, वो अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मालूम है, वो कानून क्या बनाएंगे देश के लिए। सबसे पहले तो यही है कि देश के जो कोई भी चुनाव हो, चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, आमदार छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चुनाव, लोकसभा का हो, छोटे से लेके बड़े तक का कोई भी चुनाव हो, उसकी एक मियाद रख देनी चाहिए कि जो ग्रेजुएशन ना हो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। सबसे पहला कानून, एजुकेशन रहेगा, पढ़ाई लिखाई रहेंगी तो वो कानून बनाएगा, तो वो पढ़े लिखा कानून बना रहेगा तो उसके पीछे वो चीज़ें उतरेंगी ना। आज 70% लोग जाहिल है, राजनेता जाहिल है, 70% राजनेता जितने भी लोग हैं, जितने भी यानी चुनाव राजनीति में जो भी वो रखता होगा, 70% लोग जाहिल है और क्रिमिनल लोग हैं। ऐसे लोगों को आप चुन के देंगे
तो देश का तो यही हाल होने वाला है ना। जी, दरअसल ये बात देखी गई है कि जो राजनेता खड़े होते हैं वो उनके पास सपोर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे का, जो काला पैसा होता है या फिर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा होता है, क्योंकि वो उनको प्रमोशन में काम आता है और एजुकेटेड लोगों के पास पैसा नहीं है, वो लोग उतना नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं सही, आप जो बोलना ऐसी चाहते बात हो नहीं है कि एजुकेटेड लोगों के पास में पैसा नहीं या राजनीति में उतरते वो है नहीं। वो लोग समझते हैं कि जो राजनीति है एक दलदल है, उसमें वो लोग धंसना नहीं चाहते। हमारे एजुकेटेड लोगों का मैं कहूँगा कि गुलामी की मानसिकता है कि वो ये समझते हैं कि राजनीति एक दलदल है, जबकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनके हक अधिकार और उनको जो भी मिला है वो राजनीति के थ्रू ही मिला है, लोकतंत्र के थ्रू मिला है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद जो है वो संसद भवन है, और संसद भवन में जाने के लिए आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा। तो अभी हमारे जो शिक्षित युवा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये समझ जाना चाहिए कि अगर अनपढ़ के हाथ में देश की सरकार रहेगी, एक चाय बेचने वाला चाय बेचने तक ही सीमित रहता है, वो कभी ये नहीं सोच सकता कि देश को किस तरीके से चलाना है। उसकी समझ सिर्फ चाय बेचने तक ही रहेंगी और वहाँ तक ही वो सीमित रहेगा। ये आंदोलन है, लोग इसे प्रोटेस्ट कह रहे हैं, लोग इसे अलग अलग तरीके का नाम दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक आंदोलन है, एक नए आज़ादी की शुरुआत है जो कि हमारे भाइयों ने मिलकर की है। और जिस तरीके से मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है, मैं दलाल मीडिया की बात कर रहा हूँ, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये प्रोपोगेट कर रहा है कि भाई ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, ऐसा नहीं है। आप अभी यहाँ देख सकते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, हमारे सिख भाई भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हमारे अम्बेडकराइट भाई भी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़े हैं। तो ये आंदोलन जो है ये पूरे देश का आंदोलन है। ये गोदी मीडिया कभी भी नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जिस दिन ये मैसेज पहुँच गया कि आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, उस दिन ये हिल जाएंगे। और यहाँ के सरकार को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चलाने की बात करते हो, संवैधानिक सरकार चलाने की बात करते हो और असंवैधानिक बिल लाते हो, ये कहाँ तक जायज़ है? आप अपने आकाओं के लिए क्या इतना गिर जाओगे? उनके जो भी आका है अदानी अंबानी, क्या इतना गिर जाओगे कि देश को बेच दोगे? ये कहाँ की नीति है? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए और जागरूक हो जाइए। आप अपने आकाओं के लिए देश को मत बेचिए, इतना ज़रूर ध्यान में रखिए। सरकार आपको चुन के दे सकती है, लोग आपको चुन के दे सकती है, तो लोग आपको गिरा भी सकते हैं। और इतनी नौबत मत लाइए लोगों के ऊपर में कि कल चल के वो आपके कपड़े फाड़े, बीच सड़क में आपको पकड़कर कपड़े फाड़े, ऐसी नौबत बिल्कुल मत लाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि किसानों की मांगें पूरी करिए, किसी सत्ता के पीछे ना भागते हुए, किसी की गुलामी ना करते हुए उनकी मांगें पूरी करें और सत्य को देखें कि सत्य क्या है। तो आज हम यहाँ पर आकर जुड़े थे इंदौरा स्क्वायर में, जहाँ पर हमने कई किसानों से बात की, उनकी क्या मांगे हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है और वो क्या बदलाव चाहते हैं, ये हमने उनसे जाना। और इसी जानकारी को आप तक पहुंचाते हुए मैं शिवालिका, कृषि समृद्धि टीवी से।